नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2015 और 2021 के निर्वाचन में पदों की तुलनात्मक स्थिति आपको बता देते हैं, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष 2015 में पदों की संख्या 75 थी। जिला पंचायत अध्यक्ष 2021 में पदों की संख्या 75 ही रहेगी। जिला पंचायत सदस्य 2015 यहां पे पदों की संख्या 3120 थी। अब 2021 में 69 वार्ड इसमें घट चुके हैं और 3051 पदों के लिए निर्वाचन होगा। क्षेत्र पंचायत प्रमुख 2015 में पदों की संख्या 821, 2021 में 5 विकासखंड के बढ़ने से 826 हो गया है। और क्षेत्र पंचायत सदस्य 2015 में 77,801 थे, 2021 में 1946 वार्ड घटे हैं। अब इसमें 77,855 पदों के लिए निर्वाचन होगा। ग्राम पंचायत प्रधान के लिए 2015 में पदों की संख्या 55,074 थी, 2021 में 880 ग्राम पंचायत कम हो चुकी हैं। 58,194 पदों के लिए अब निर्वाचन होगा। ऐसे ही ग्राम पंचायत सदस्यों की 2015 में पदों की संख्या की बात करें तो 7,44,588 थी। 2021 में 12,745 वार्ड घटे हैं और 7,31,813 पदों के लिए अब निर्वाचन होगा। और ये निर्वाचन को लेकर के आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जो जानकारी है वो साझा की गई है। तो पंचायती राज की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष 2021 में पदों की संख्या 75 ही रहेगी। 69 वार्ड हालांकि घटे हैं, 3051 पद रह गए हैं। 5 विकासखंड बढ़ने से 826 पदों के लिए यह निर्वाचन 2021 में होना है। 2021 में 1946 वार्ड घटे हैं और अब 77,855 वार्ड के लिए निर्वाचन होगा। 2021 में 880 ग्राम पंचायत कम हुई हैं और 58,194 ग्राम पंचायतों के लिए ये वोटिंग होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष 2021 के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जो तमाम जानकारियां हैं आरक्षण से संबंधित उसको भी जारी कर दिया गया है। और अब सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का। विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज आरक्षण को लेकर के और पंचायत चुनाव को लेकर के जानकारी साझा की गई है, क्या और जानकारी दी गई आज इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बताएं। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद यहाँ पर जो आरक्षण सूची है सभी 75 जिलों की वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। ये बताया गया है कि यहाँ पर आरक्षण के पुनर्गठन के बाद जो आरक्षण है वो कैसे रहेगा। हालांकि यहाँ पर जो जनसंख्या है उसमें भी काफ़ी फेरबदल हुआ है। प्रदेश में जो अनुसूचित जाति जनसंख्या है उसमें घटा ऊपर नीचे हुआ है, यानी पहले के मुकाबले में अब करीब 9,59,61,31 की संख्या का करीब हेर फेर हुआ है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या में भी करीब ऐसा ही बदलाव हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य में भी ऐसे ही हालात रहे हैं। हालांकि अब ये जरूर है कि यहाँ पर जो नगर वार्डों की संख्या बढ़ने की वजह से करीब जो जनसंख्या में कमी आई है वो करीब 60 लाख के आसपास की कमी यहाँ पर आई है, जिसके बाद हालांकि जो आरक्षण अनुक्रम जो है वो ठीक वैसे ही चलेगा जैसे पहले ही लागू है, यानी जिस प्रकार का आरक्षण पहले से दिया गया है और क्रमागत अनुसार भी 1995 के दिशा निर्देश पर ही होगा। और सभी जिलों में किस तरह से पूरी आरक्षण सूची होगी वो पूरी की पूरी जारी कर दी गई है। यानी अगर सीतापुर के लिए वहां पर ग्राम प्रधानों की जो आरक्षण की सूची है उसमें ये बता दिया गया है कि वहां पर कैसा होगा, यानी सभी जिलों के लिए। सीतापुर का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे कि अगर एक जिले के लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर इतनी सीटें हैं तो उन सीटों में कितनी सीटें आरक्षित होंगी, कितनी सीटें गैर आरक्षित होंगी, कितनी सीटें सामान्य महिला के लिए होगी, कितनी सीटें गैर सामान्य महिला के लिए होंगी, कितनी सीटें सामान्य सीटों के लिए होगी, ये पूरा फाइनल हो गया है। और अब या जिलेवार जो है वो डीएम की जिम्मेदारी होगी कि वहां पर जनसंख्या के आधार पर और पिछले बार किस तरह का क्रमागत अनुसार जो आरक्षण की वहां पर स्थिति थी उसके अनुसार वो जो सूची है वो यहाँ पर भेजी जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर जो पंचायत आयुक्त नियुक्त की गई हैं वहां से यहाँ पर आखिरी लिस्ट जो है वो फाइनल हो गया। हालांकि अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है या किसी प्रकार का अगर वो उन्हें किसी दिक्कत आ रही तो उसको भी लेकर के वो अपने आपत्तियों को यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन 15 मार्च के पहले जो कोर्ट ने निर्देश दिए थे उसकी तैयारी यहाँ पर पूरी दिख रही है। यानी माना जा रहा है कि बस थोड़ी ही कोर्ट का जो आदेश हुआ था वो यहाँ पर अब समय अनुसार जो है वो सूची यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो आज ये पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रमुख सचिव ग्राम पंचायत और पंचायत आयुक्त दोनों लोगों के दिशा निर्देश पर थी और दोनों ही लोगों ने बैठ करके जिला पंचायत, ब्लॉक और यहाँ पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, उन सभी की पूरी आरक्षण सूची जो है वो आज यहाँ पर जारी कर दी है। चलिए विजय, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
तो आपको बता दें कि पंचायत को लेकर के जो आरक्षण है उसकी जो डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अब से थोड़ी ही देर पहले की गई है और इसमें पंचायतों के आरक्षण के संबंधित जो तमाम जानकारियां हैं वो साझा की गई और अब बहराइच का रुख कर लेते हैं। संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, आरक्षण को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो तमाम जानकारी है वो अभी फिलहाल सचिव की तरफ से दी गई है, क्या जानकारी और आपके पास, और किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के इस पंचायत चुनाव को? जी बिल्कुल आयुष, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के लगभग तमाम ऐसे प्रत्याशी थे जिनकी निगाह लगी हुई थी कि आखिर में आरक्षण जो है वो किस हिसाब से लागू होगा। और जिस दिन से उनका बस्ता सीज हुआ था तब से लगातार वो इस प्रयास में थे कि किसी तरीके से जल्दी से आरक्षण लागू हो ताकि वो अपने चुनाव की गणित को वो आगे बढ़ा सके और जनता के बीच में जा सके। लिहाजा आज सरकार ने ब्रेक लगा दिया है और किसी तरीके से जो आज एक फैसला लिया गया है, अब लोगों के मन में एक ऊहापोह की स्थिति आ गई है। लोग अब तैयारी करके अब आगे निकल रहे हैं। जहां तक अगर हम देवीपाटन मंडल की अगर हम बात करें तो देवीपाटन मंडल में 4 सीटें हैं, गोंडा है, बहराइच है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है। तो 3 सीटों को अनारक्षित किया गया है, जबकि बहराइच की जो सीट है वो स्त्री के लिए कर दिया गया है, यानी महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो अब जो है एक सबसे बड़ा वो लग गया है लोगों के अंदर, जो एक कयास जो लोग लगा रहे थे कि आखिर में आरक्षण को लेकर के क्या नीतियां आएंगी, तो वो नीतियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने आदेश कर दिया है जिस तरीके से आज सचिव की बैठक हुई और जिसमें फैसले लिए गए। तो कुल मिलाकर के अब जो आरक्षण है वो लागू कर दिया गया है, जिला पंचायत का आरक्षण लागू कर दिए गए हैं। टोटल अगर हम बात करें 75 जिलों में जो 826 ग्राम सभाएं हैं, वहां के लिए प्रधानों के लिए भी जो नीति है वो लागू कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के अब आरक्षण को लेकर के जो एक मन के अंदर जो भ्रांतियां थी वो खत्म हो चुकी हैं। आरक्षण आज से लागू हो चुका है। अब इसी के अनुसार जो प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारी बनाकर के फील्ड में उतरेंगे। जी आयुष। संजय, ये बताएं कि बहराइच के अंदर ये जो नई आरक्षण की अब आज जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें वहां पर क्या परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आरक्षण की इस नई सूची के आने के बाद क्या कुछ बदला है बहराइच के अंदर, या फिर देवीपाटन मंडल का भी अगर हम लोग जिक्र करें ओवरऑल तो कितना परिवर्तन वहां पर देख पा रहे हैं आप? निश्चित तौर पे आज देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम देवीपाटन मंडल की अगर हम बात करें तो चाहे गोंडा हो, बलरामपुर हो, श्रावस्ती हो या बहराइच हो। जैसे अगर हम बहराइच की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहराइच में चूंकि अभी वर्तमान में जो सीट चल रही थी वो अल्पसंख्यक के लिए थी, बैकवर्ड के लिए थी। इसके पहले जो सीट थी वो भी आरक्षित थी। उसके पहले मतलब यानी अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो महिला सीट थी। 15 साल के बाद पुनः एक बार महिला सीट बहराइच में आई है। अगर ठीक उसके उलट अगर हम बलरामपुर की बात करें तो वहां पे इसके पहले आरक्षित थी, इस बार अनारक्षित हुई है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देवीपाटन मंडल की अगर हम बात करें तो जो जिस तरीके से जो क्रम चलता आ रहा है, जो सरकार ने पहले से क्रम तय कर रखा था, उसी के हिसाब से ये आरक्षण जो है वो लागू हुआ। संजय, ये बताएं, चूंकि आपने बताया कि पहले अल्पसंख्यक के लिए आरक्षित थी, इस बार वो महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है, क्या इससे वहां पर जो चुनावी समीकरण है वो बदलते हुए आपको नजर आएंगे? क्या दिलचस्प होगा पंचायत का ये पूरा चुनाव? क्योंकि अब जाहिर बात है नए आरक्षण व्यवस्था आने से या ये परिवर्तन होने से वहां पर क्या नया होने वाला और क्या बेहद दिलचस्प होगा इस परिवर्तन के बाद वहां पर पंचायत चुनाव? थोड़ा इसको भी स्पष्ट करें संजय। निश्चित तौर पे आयुष, बता दूं मैं आपको कि अगर मैं देवीपाटन मंडल की बात करूं या आसपास के और अगर मैं जनपदों की बात करूं, चाहे लखीमपुर हो उसकी बात करूं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोगों के मन के अंदर एक जो सत्ता पक्ष के जो लोग थे, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो या और भी जो सत्ता पक्ष के जो लोग थे, वो चाहते ये थे कि हमारे ही परिवार का कोई ना कोई इसमें चुनाव लड़े और लिहाजा वो जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर वो बैठे। लेकिन सरकार ने इस पर साफ कर दिया है कि जो लोग सत्ता में है, जो लोग विधायक हैं या मंत्री हैं, उनके परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। लिहाजा अब जो है कहीं ना कहीं जो गुणागणित जो पहले से बना हुआ था वो अब बिगड़ेगा, समीकरण बिगड़ेगा और जो दूसरे लोग हैं उनको मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर सरकार ने ये जो फैसला लिया है बहुत ही बेहतर फैसला लिया है और इससे जो आम जन लोग जो हैं, जो चाहते हैं कि हम फील्ड में उतरे, समाज सेवा करें और राजनीति में आकर के और अपने जनपद में विकास करें, तो निश्चित तौर पर उनको मौका मिलेगा और वो लोग आएंगे। बिल्कुल। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और अब गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। सुशील हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ना है। सुशील, नए जो चुनाव हैं पंचायत के अब जो होने हैं उसको लेकर के नई सूची भी आ गई आरक्षण को लेकर के। गोरखपुर के लिहाज से अगर मैं बात करूं, क्या बदला है?
देखिए, निश्चित रूप से बहुत बदलाव हुआ है, चूंकि जिस तरीके से एक पूरा परिसीमन को देखते हुए, जिस तरीके से आंकड़ों को देखते हुए एक ये जो फैसला लिया गया है वो अपने आप में बड़ा फैसला है। क्योंकि अभी तक जिस तरह से पंचायत या तमाम इस तरह के चुनाव जो होते थे वो लगातार पिछले रणनीतियों के हिसाब से होते थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से समीक्षा करने के बाद फेरबदल किया गया है और एक समीकरण तैयार करके बाकायदे उसको तैयार करके फिर एक पूरी रूपरेखा के तहत जो फैसला दिया गया है, निश्चित रूप से उसे परिवर्तन बहुत आएगा। क्योंकि जहां सामान्य सीटें थी वहां पे जो है पिछड़ी वर्ग आ गई, जो जहां पिछड़ी थे वहां सामान्य आ गई, जहां महिला थे वहां पुरुष, तमाम इस तरह की जो तब्दीलियां उससे कहीं ना कहीं केवल समीकरण ही नहीं बदलेगा, बल्कि जो माहौल है और जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा था अलग अलग पार्टियों के द्वारा, उसमें भी बहुत तब्दीलियां आने वाला जो है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब जो है नए सिरे से एक प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा और नए सिरे चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयारी होगी। और निश्चित रूप से इस फैसले के बाद से अभी के बाद आज देर रात शाम के बाद से आपको गांव में तस्वीरें भी देखने को मिल जाएंगी। पूरी तरीके से जो लोग हैं उनमें जोश भी भरने का काम किया जाएगा और बाकायदे एक रूपरेखा के तहत एक पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल सुशील, लेकिन एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जो कि आपने कहा कि बहुत कुछ बदलेगा। निश्चित तौर पे जब नई आरक्षण की सूची आई है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि समीकरण के लिहाज से भी बदलेंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं और खासतौर से अगर हम लोग ग्राम स्तर तक जाते हैं तो वर्चस्व को लेकर के भी बड़े जो वहां पर जो स्थितियां हैं वो देखने को मिलती हैं, या फिर हम ये भी कहते हैं कि बड़ा एक बाहुबली वाला फैक्टर भी जो है वो काम करता है, क्योंकि प्रधान हो या और अन्य इस तरीके के पद हो, दबंगई भी खूब होती है। तो क्या कहीं ना कहीं उसको क्रैक डाउन करने की, उसको ब्रेक करने की भी कोशिश हुई है, इसलिए इस नई व्यवस्था को भी लागू किया जा रहा है, नए सिरे से आरक्षण इसलिए किया गया है ताकि जो पुरानी चीजें चल रही थी कहीं ना कहीं उसको भी तोड़ा जा सके? क्या इसको इस तरीके से भी देखेंगे सुशील? बिल्कुल आयुष, सही कहा आपने और बिल्कुल सही सवाल किया कि जो बरसों पुरानी जो दबंगई थी या जो एक तिलिस्म था वो इस बार टूटेगा। क्योंकि ये जो नया आरक्षण आया है उससे कहीं ना कहीं जो समीकरण था, जो कई सालों से वो समीकरण वो फैक्टर काम करता था और निश्चित रूप से एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का दबदबा रहता था, वो अब दबदबा खत्म होता नजर आएगा और निश्चित रूप से वो फैक्टर अब चेंज होगा। इसलिए मैंने कहा कि अब एक आज के बाद से एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करने की जरूरत है और निश्चित रूप से आज के बाद से जो तस्वीरें नजर आएंगी उसमें कहीं ना कहीं जितने भी जो समीकरण थे वो लोगों के फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब इटावा का रुख कर लेते हैं, अमित हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। अमित, नई आरक्षण को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो अब सामने आ रही हैं और नई सूची भी जारी की जा रही है आरक्षण को लेकर के। इटावा में क्या बदला है, अपडेट करें। जहां इटावा की बात की जाए तो इटावा राजनीतिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अपना खास ही स्थान रखता रहा है। जहां एक तरफ अभी आप गोरखपुर की बात कर रहे थे, जितना पोटेंशियल राजनीतिक लेवल पर गोरखपुर या जरूर इटावा पर रही है, यहाँ पर भी जो अगर देखा जाए तो चूंकि समाजवादी पार्टी, प्रसपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा सभी पार्टियां यहाँ पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है कि अगली बार जो पंचायत चुनाव को लेकर, जो आरक्षण नीति को लेकर, आज जो जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर जो सीट को लेकर जो निर्णय आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक हल्को जो राजनीतिक हल्कों में एक खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी बात आयुष ये है कि यहाँ जो पिछली बार जिला पंचायत की जो सीट थी तो सामान्य थी और सामान्य में समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव के जो भाई हैं वो यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष है। चूंकि ये लोग बैकवर्ड से आते हैं और इटावा की जो सीट है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हुई है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो माफिक है ही कि वो यहाँ पर प्रत्याशी हो पाएंगे। वहीं दूसरी और पार्टियों की बात करें तो वहीं बैकवर्ड प्रत्याशियों की एक लंबी होड़ लग गई है। इटावा का अगर बात की जाए तो यहाँ पर सभी राजनीतिक दल आयुष पूरी तरह से अब तैयारी में जुट गए हैं। जहां एक तरफ मनोज कुमार सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये अनाउंस कर दिया कि कौन सी जिला पंचायत सीट कौन सी रहेगी, उसके बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ इटावा में भी गर्म जोशी का माहौल है और सभी राजनीतिक दलों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जी आयुष। अमित, लेकिन जो समीकरण है वो क्या बदलेंगे? चूंकि आप बता रहे थे कि पहले भी वहां पर जो सामान्य सीट थी लेकिन उस पर भी हम लोग देख रहे थे कि खासतौर से वहां पर जो कब्जा था वो समाजवादी पार्टी का ही था। अब नई जो व्यवस्था यहाँ पर इस बार अब नई आरक्षण सूची आने से हुई है, उससे क्या कुछ समीकरण बदलता हुआ वहां पर आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल आयुष, जहां एक तरफ अगर देखा जाए देश की आजादी के बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर प्रत्याशी बनते रहे हैं। जब पार्टी का गठन नहीं हुआ था उससे पहले भी कांग्रेस और जो लोहिया वाहिनी लोग हुआ करते थे वो इसके एक प्रबल दावेदार रहते रहे हैं। लेकिन इधर अगर हम पिछले 2-2.5 दशक की बात करें तो समाजवादी पार्टी का एक अपना वर्चस्व रहा है। अब अगर आज ये सीट में जो चेंज आया है, अन्य पिछड़ा वर्ग हुई है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कोई खासा इसमें नुकसान होता नहीं दिखाई पड़ रहा। वो अपने ही
जो यादव वोट बैंक को लेकर जो बेस वोट बैंक मानती रही है, तो वो उनका जो घराना है, जो समाजवादी पार्टी के घर के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार एक जोर आजमाइश जरूर यहाँ करेंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष की जो सीट, उनकी परंपरागत सीट उनकी पार्टी के पास रही है और उनके घर में रही है, वो फिर से एक बार फिर से उन्हीं की होने की तैयारी में वो लोग एक तरह से जुट गए हैं। वहीं अगर हम और राजनीतिक दलों की बात करें तो और पार्टी और जो राजनीतिक दल है वो लोग भी अब उन्हीं तरह से प्रत्याशियों की तलाश में जुट गए हैं कि अब जब पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग हुए हैं तो प्रत्याशी अन्य पिछड़ा वर्ग को ढूंढते हुए जरूर होगा। जबकि पिछली बार यहाँ सामान्य सीट थी और सभी के लिए खुला एक रास्ता था कि कोई भी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदार हो सकता है, लेकिन इस बार जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग होने से एक क्लासिफिकेशन जो हुआ है जिससे अन्य नहीं, पिछड़ा लेकिन वर्ग अमित ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि वहां पे मौजूदा जो राजनीति थी उसको ये सीधे तौर पर सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, या फिर अब चूंकि आरक्षित है पिछड़ा वर्ग के लिए तो कई ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो कि पिछड़ा वर्ग के ही मार्फत हो सकता है कि वहां से अपनी दावेदारी को ठोकें, तो क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होगा, या वहां पर इसको लेकर के हम देख सकते हैं कि वर्चस्व को लेकर के भी हो सकता है कि रार देखने को मिले, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक सेफ ग्राउंड हो गया, क्योंकि पहले जैसे आप बता रहे थे सामान्य थी तो कोई भी लड़ सकता था, लेकिन अब पिछड़ा आरक्षित होने पर क्या हम ये मान के चलें कि कुछ और भी प्रत्याशी ऐसे हो सकते हैं जो वहां से अपनी ताल ठोकें और इसलिए दिलचस्प हो जाए ये चुनाव? आयुष, इसमें समाजवादी पार्टी को कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं दिखाई पड़ रही है। जहां एक तरफ उनका जो यादव वोट बाहुल जो वोट है वो अपना प्रत्याशी अपने घर से ही उतारते रहे हैं। जो इससे पहले अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी चाची जी यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष लगातार 2 बार रही। फिर उनके जो बेटे हैं अंशुल यादव, मैं इस समय इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष आवास के बाहर हूँ, वो ही यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष थे। अब जब बैकवर्ड सीट हुई है तो उनके लिए तो एक रास्ता अभी खुला ही हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो उनको कोई खासी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ये जरूर होगा कि उसके सामने एक प्रबल दावेदार शिवपाल यादव ने जो प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई है, अब उनके लिए ये टक्कर जरूर होगी कि प्रसपा भी पूरी ताकत के साथ उतरेगी और समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से दांत खट्टे करने की पूरी तैयारी में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश और केंद्र में सत्ता में है तो वो भी कहीं ना कहीं इनको चारों तरफ से घेरने की तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी बैकवर्ड लोगों की एक लंबी फहरिस्त है और एक राजनीतिक इनका जो पोटेंशियल है उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी को कोई खासा इसमें नुकसान होता नहीं अमित, यही मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप त्रिकोणीय बता रहे हैं, एक तरफ प्रसपा है, एक तरफ समाजवादी पार्टी जिसको हम कह सकते हैं कि उनका ये गढ़ है जहां पर वो हमेशा से निर्वाचित होते हुए आए हैं, और अब बीजेपी का भी चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी उनकी ही सरकारें हैं। ऐसे में अब ये जो नई सूची आ रही है उससे क्या हम ये मान के चलें कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, या फिर त्रिकोणीय होगा मुकाबला और दिलचस्प होगा? क्या होने वाला है, थोड़ा सा इसको समझाएं अमित। बिल्कुल आयुष, जहां एक तरफ अगर देखा जाए इटावा को लेकर सारे राजनीतिक दल अपनी पूरी जोर आजमाइश अपनाते रहे हैं। मायावती भी जब सत्ता में थी तो पूरा फोकस उनका इटावा रहता था। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पर बैठ के इटावा पर पूरी तरह से फोकस किए रहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो उनके जो चाचा शिवपाल सिंह यादव है वो भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं। अब देखने वाली बात अगर बात की जाए तो त्रिकोणात्मक चुनाव तो होता जरूर नजर आ रहा है। इस चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी को एक खासी जोर आजमाइश करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कहीं जो समाजवादी पार्टी को एक खुला प्लेटफॉर्म मिला था और इस बार उन्हें एक खासी टक्कर देखने को जरूर मिलेगी। जी आयुष। लेकिन अमित, क्या बदल रहा है वहां पर इस नए आरक्षण की सूची के आने से? क्योंकि आप बता रहे हैं कि त्रिकोणीय हो रहा है, दिलचस्प हो रहा है, तो कुछ बदलाव देखने को आपको मिल रहा है, कुछ दिलचस्प देखने को आपको वहां पर मिल रहा है, या जैसे पहले माहौल बना हुआ था वैसे ही है? क्योंकि सरगर्मियां कुछ बढ़ी हैं क्या ये नई सूची आने के बाद? सबसे बड़ी बात है जो इटावा में जो देखने को नजर आ रहा है कि यहाँ का जो जनता है, यहाँ की जो वोटर है, अब उसके पास एक ऑप्शन सामने दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ पहले सिर्फ समाजवादी पार्टी ही यहाँ पर पूरी तरह से एन केन प्रकेण काबिज हो जाया करती थी, लेकिन ये जो इस बार जो नया आरक्षण आने के बाद कहीं ना कहीं अब लोगों को ये लगने लगा है कि और भी प्रत्याशी सामने आएंगे, जिससे कार्यकर्ताओं के पास एक बहुत ज्यादा ऑप्शन रहेंगे, जिससे वो अपना एक अच्छा प्रत्याशी सामने ला पाएंगे और जो जिला पंचायत अध्यक्ष की इटावा की कुर्सी थामेगा। और कहीं ना कहीं इस कुर्सी से उत्तर प्रदेश की अगले जो विधानसभा चुनाव 2022 है उनकी दिशा दशा जरूर क्लियर होती नजर आएगी। जी आयुष।
अमित, थोड़ा सा पंचायतों को लेकर के भी बताएं, क्योंकि नई आरक्षण सूची आने के बाद क्या पंचायत स्तर तक भी हम देखें तो क्या वहां पर भी इसका कुछ इम्पैक्ट इस नई आरक्षण सूची के आने के बाद आपको दिख रहा है, और वहां पर भी कुछ सरगर्मियां बढ़ी हैं, बटी हैं, या लोगों के अंदर दूसरी तरीके से अब सोचने का जो तरीका है वो वहां पर शुरू हुआ है? क्योंकि लोग पहले अपने हिसाब से तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन अब नई सूची आने के बाद जाहिर बात है पंचायत स्तर तक भी कुछ परिवर्तन हुए होंगे, तो क्या उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है वहां पर? अमित, आइए, अगर पंचायतों की बात की जाए तो इटावा में 471 ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ पर एक जो आइडियल जो आरक्षण नीति है वो लागू होती रही है, लेकिन जो पंचायत लेवल पे जो चुनाव ये नहीं होते, ग्राम पंचायतों पर पार्टी अपना सिंबल यूज नहीं करती, तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता से जो प्रलोभित लोग हैं वो जरूर अपने अपने क्षेत्रों में ग्राम पंचायत की दावेदारी करते नजर आ रहे हैं, तो उसका कोई खासा जो राजनीतिक दलों पर अगर देखा जाए तो कोई खासा उस पर असर नहीं होता नजर आता है। बस चूंकि अभी तक समाजवादी पार्टी का इटावा गढ़ माना जाता था, वहीं उनके सामने शिवपाल सिंह यादव ने पूरी टक्कर मारी है। और बहुत उसके शुक्रिया साथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब सीधे रुक कर लेते हैं। मिर्जापुर का आकाश हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। आकाश, फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? नई आरक्षण सूची आने के बाद क्या बदला है मिर्जापुर में? मिर्जापुर जो है सामान्य सीट थी पिछली बार अभी तक, तो उसको अनुसूचित कर दिया गया है, और इसको लेकर जो है राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा है। जो लोगों का एक आकलन था, लोगों की तैयारी थी कि ये सीट जो है नहीं बदली जाएगी, मगर जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया और इसको जो है अनुसूचित कर दिया है, उसको लेकर लोगों में काफी जो है उथल पुथल मचा हुआ है। लोगों के समीकरण बिगड़ गए हैं। आकाश, मुझे ये भी बताएं कि क्या वहां पर बिगड़ता हुआ अब आपको दिख रहा है? क्योंकि समीकरण आप बता रहे हैं कि पहले जो थे वो नई सूची के आने के बाद बिगड़ रहे हैं। क्या बिगड़ रहा है वहां पर? ये नई सूची के आने के बाद क्या समीकरण वहां पे बदलते हुए आपको नजर आए आकाश? जिस तरीके से जो अभी तक जिला पंचायत जो अध्यक्ष रहे हैं वो जो है सामान्य वर्ग रहा है, तो सामान्य वर्ग में काफी जो है लड़ाई बड़ी कांटे की रहती थी, और बाहर के लोग भी आकर यहाँ पे जो है लड़ाई लड़ते थे। जैसे कि अभी जो वर्तमान की अगर बात किया जाए तो प्रमिला सिंह है, जिनके जो है इसके पहले विनीत सिंह थे। विनीत सिंह जो है वो चंदौली से आके यहाँ पे जो है राजनीति शुरू किए, और अब वो चंदौली वापस चले गए। उनकी पत्नी यहाँ पे जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बने रहे। अरविंद चतुर्वेदी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संपादक। अरविंद जी, नई सूची जो जारी हुई है इसको कैसे आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सूची ने बहुत सारे लोगों को जो है सोचने पे, चिंता करने पे मजबूर कर दिया है। अगर आप देखें तो जहां जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी होती थी वो जो जिले का बाहुबली होता था, जो बड़ा नेता होता था, उसके परिवार के पास जाती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने जो सूची जारी की है उससे बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं मिर्जापुर का। मिर्जापुर की जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए हो गई है। यहाँ पर जो है विनीत सिंह, जो कि बाहुबली कहे जाते हैं, विधायक रहे हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष थी। अब वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि अंदर खाने में विनीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का उनको कोई बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बनारस की सीट भी वो भी आरक्षित हो गई है। आपको मैं ये बताता चलूं कि ये सुशील सिंह और ब्रिजेश सिंह के परिवार के लोग वहां से चुनाव लड़ते थे, अब वो सीट उनके हाथ से निकल गई है। चंदौली की सीट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चंदौली से छत्रवली सिंह, जो कि इन सारे लोगों के एक तरीके से सहयोगी कहे जाते थे, उनके परिवार का कोई सदस्य जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहता था, वो सीट भी आरक्षित हो गई है, वो सीट भी उनके हाथ से निकल गई है। अगर इसी तरह हम पूरे प्रदेश की बात करें तो बहुत सारी सीटों में हेर फेर किया गया है, फेरबदल किया गया है। उससे जो पॉलिटिकल समीकरण है वो बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि हरदोई की जो सीट है वो भी आरक्षित घोषित कर दी गई है। वहां पे नरेंद्र अग्रवाल के परिवार का वर्चस्व रहता था और उनके परिवार का कोई न कोई व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ता था। तो ये समीकरण जो है, जो बदलाव है, उसका जो प्रभाव है वो आपको दिखेगा। और मैं समझता हूं कि अलग अलग जगहों पे इसका कहीं कुछ लोग स्वागत कर रहे होंगे, कुछ लोग विरोध कर रहे होंगे, लेकिन जो बाहुबली हैं उनके लिए तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि एक जो बहुत महत्वपूर्ण पद है जिले का वो उनके हाथ से चला गया। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर वो अब क्या निर्णय लेते हैं या किसको लड़वाते हैं। ये बहुत दिलचस्प होगा। जी, चलिए अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और मिर्जापुर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आकाश लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। आकाश, समीकरण आप समझा रहे थे
और नई जो सूची आई है उससे क्या वहां पर बदल रहा है, इसके अलावा कितना दिलचस्प हो रहा है? क्योंकि बाहुबली जो हुआ करते थे पहले, निश्चित तौर पर उनके लिए अब इस समय सोचने का प्रश्न है कि अब क्या करें। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि जो समीकरण बदला है, जो सूची बदली है, उसके बाद यहाँ का समीकरण बिल्कुल बदल गया है। लोगों का जो एक तैयारी थी, लोगों को एक ये था कि हम इस चुनाव को फिर से जो है कर लेंगे, जैसे कि बाहुबली रहे हैं, विनीत सिंह उनकी पत्नी रही हैं वर्तमान में, तो उसको देखते हुए जो है अब वो उनका ये होगा कि कहाँ वो जाएं चुनाव लड़ने के लिए। अब उनके लिए उनको फिर से अलग पृष्ठभूमि की तैयारी करनी पड़ेगी, अलग जमीन तलाशनी पड़ेगी। और भी दूसरे दलों में जैसे एक बातें थी कि इस तरीके का हमारा रहेगा और इस तरीके से हम लोग जो है बन जाएंगे, तो पंचायत अध्यक्ष के कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे, तो उसको लेकर सारे लोगों का जो है अब समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है मिर्जापुर से। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और बनारस का रुख कर लेते हैं, पंकज चतुर्वेदी बनारस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, नई सूची आ चुकी है आरक्षण को लेकर के, क्या बदला है बनारस के अंदर? हाँ जी, बता दूं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है बनारस, जो अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री के लिए आरक्षित किया गया है बनारस में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए, और जो कि एक तरीके से भाजपा ने अपने जो मतदाताओं को भी साधा है। दूरगामी परिणाम आएंगे निश्चित रूप से। जो अन्य पिछड़ा वर्ग में पैठ बनाने की कोशिश और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो ये इसको भी इस तरीके से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से आया, सरकार में भाजपा बैठी है, तो कहीं ना कहीं से भाजपा के लिए तो निश्चित रूप से ये फायदेमंद हो सकता है। जी आयुष। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।